नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020-21 कक्षा 12वीं का खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। बच्चों ये है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। तो इसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में सबसे पहले 7वां प्रश्न है आपका, किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है और रचनात्मक लेखन में लगभग 150 शब्दों में ये लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। तो अचानक जब हमारी मेट्रो रुक गई, तो आपको अपनी कल्पना से इस विषय के ऊपर लिखना है कि अचानक जब मेट्रो ट्रेन रुक जाती है तो एक जो यात्री है उसके मन में क्या क्या दुविधाएं आती हैं और क्या उसको लगता है, कैसी असमंजस की स्थिति में वो पड़ता है, वो सभी आपको बताना है। मसूरी के रास्ते बस का खराब होना और नदी किनारे बरसात में घिर जाना। तो इन सभी विषयों में से किसी एक के ऊपर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। प्रश्न नंबर 8, कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए अपने कॉलोनी की सुरक्षा के लिए नियमित सैनिटाइज की मांग करते हुए अपने नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिखें। तो जाहिर सी बात है, आप जब इसको पत्र लिखोगे तो उसमें आपको प्रारूप का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि हमें पत्र किसको लिखना है। तो इसमें अधिकारी कौन है? अध्यक्ष नगर निगम। अधिकारी कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष नगर निगम और अपने शहर का नाम लिख देंगे। उसके उपरांत फिर विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद विषय में आप देखिए, इसको पूरे पत्र के जो प्रश्न है वो एज इट इज़ मत लिखिएगा। इसमें आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो यहाँ से, कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी की सुरक्षा के लिए नियमित सैनिटाइजर के संबंध में, तो नियमित सैनिटाइजेशन के संबंध में, तो इतना आप लिखोगे। पूरा आप इसमें ऐसी की ऐसी लाइनें नहीं लिखोगे। उसके उपरांत आप बीच में लिख देंगे कि कोरोना के कारण से आज स्थिति कैसी है और अगर नियमित रूप से कॉलोनी सैनिटाइज नहीं होगी तो इसका संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे आप उनको पूरा इलेबोरेट करोगे। और उसके उपरांत फिर अगला जो इसमें अथवा में जो पत्र है वो है आपात स्थिति। आपात स्थिति मतलब संकट काल में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत की समस्या के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। हाँ, तो इसमें शुरुआत में लिखें संपादक, और दैनिक समाचार पत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ पर किसी भी समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और इत्यादि किसी भी समाचार पत्र का नाम लिखेंगे। दैनिक समाचार पत्र होता है जो प्रतिदिन आए, तो प्रतिदिन आने वाले ये सारे समाचार पत्र होते हैं। तो हमें यहाँ पर समाचार पत्र का नाम लिखना है। उसके उपरांत फिर स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर उसका मुख्यालय होगा, जैसे अम्बाला कैंट हो गया या चंडीगढ़ हो गया, ऐसे किसी न किसी स्थान का नाम लिखना है। और उसके उपरांत फिर विषय में लिखेंगे आपात स्थिति में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत की समस्या। बस यहाँ पर आपका विषय समाप्त हो जाता है। ये चिंता व्यक्त करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। समस्या के ऊपर आपका या समस्या के संबंध में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो विषय है वो समाप्त हो जाएगा। उसके उपरांत आप उसको अच्छे से वर्णन करेंगे उस विषय का और उसके बारे में बताएंगे। उसके उपरांत 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दें। 40 से 50 शब्दों में अर्थात 5-6 लाइनों में। और कविता की रचना के लिए शब्द कितना आवश्यक है? तो शब्द जो है वो कविता की रचना के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है देखिए, तो शब्द जो है वो कविता का एक तरह से मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है और विभिन्न शब्दों के उचित मेल से ही कविता बनती है। जब भी किसी कवि के मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो वो अपने भावों को उन शब्दों के माध्यम से ही प्रकट करता है। तो एक शब्द में ही अनेक अर्थ छिपे रहते हैं और शब्दावली होने पर ही कविता लिखना सरल हो पाता है। अगर हमारे पास शब्द होंगे, अच्छे शब्दों का भंडार होगा, तभी हम अच्छी कविता लिख सकते हैं। अगर हमें शब्दों की ही जानकारी नहीं होगी तो हम अच्छी कविता नहीं लिख सकते। तो एक तरह से अपने भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, या शब्द ही हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। उसके उपरांत दूसरा इसका खंड है, कहानी की रचना पात्रों
की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कहानी की रचना में जो पात्रों की भूमिका क्या है? देखिए, कोई भी कहानी होती है वो पात्रों के द्वारा ही आगे बढ़ती है। कहानी जो है ना कथन शैली में बोली जाती है, कही जाती है तो या लिखी जाती है, तो उस स्थिति में कहानी की सारी सारी जो घटनाएं होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पात्रों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। पात्रों को बहुत ज़्यादा पात्रों का ही वर्णन उसमें अच्छे से किया जाता है। पात्रों के संवाद के द्वारा कहानी बढ़ती है और पात्रों के साथ घटित होने वाली घटनाओं के द्वारा उनके व्यवहार के बारे में जब हम बताते हैं तो इन सभी चीज़ों के साथ ही जो कहानी है उसकी रचना संभव हो सकती है। अगर पात्र नहीं होगा कहानी असंभव है रचना। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। विशेष लेखन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो विशेष लेखन क्या होता है? किसी भी विधा को लेकर के उसके ऊपर विस्तार पूर्वक लिखना वो विशेष लेखन कहलाता है। अर्थात विशेष लेखन अर्थात किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हट करके विस्तार पूर्वक बिल्कुल गहन अध्ययन करके लिखना, उसको विशेष लेखन कहते हैं। और विशेष लेखन करने वाले पत्रकारों को किसी विषय में महारत हासिल होती है। खेल, राजनीति, आर्थिक, अपराध, फिल्म जगत, कृषि, कानून, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में विशेष लेखन किया जाता है। साथ में फीचर लेखन, आलेख लेखन या स्तंभ लेखन ये भी विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। उसके उपरांत अगला प्रश्न है, समाचार कैसे लिखा जाता है? फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन कहने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन क्यों कहा जाता है? जब हम फीचर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि फीचर एक आत्मनिष्ठ व्यवस्थित लेख होता है जो कि सूचना के साथ साथ में मनोरंजन प्रदान करता है। तो वहाँ पर आत्मनिष्ठ क्या है? आत्मनिष्ठ का मतलब होता है अपने आप को केंद्र में रख करके। तो फीचर का लेखक अपने विचार, अपनी भावनाएं, दृष्टिकोण को फीचर में व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे आत्मनिष्ठ लेखन की श्रेणी में रखा जाता है। और कथात्मक शैली का प्रयोग, सहज सरल भाषा, आकर्षक भाषा इत्यादि के कारण विषय थोड़ा सा हल्का और गंभीर कुछ भी हो सकता है। चाहे विषय हल्का हो चाहे गंभीर हो, वो अपनी आकर्षक भाषा से उसको मनोरंजन प्रदान करते हैं। और साथ साथ में जो निपुण फीचर लेखक होता है वो क्या करता है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसी चुटीली भाषा का इस्तेमाल करता है जिससे जो पाठक वर्ग है या जो पाठक वर्ग है वो उसके साथ जुड़ा रहता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक जुड़ा रहता है, उसमें कहीं पर भी वो नीरसता नहीं आने देता। अब उसके उपरांत अगला है संपादकीय लेखन क्या है? तो संपादकीय लेखन संपादकीय लेखन का अभिप्राय होता है किसी भी जो समसामयिक घटना होती है या कोई विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा होता है या कोई समस्या होती है, सामाजिक समस्या, उसके ऊपर अखबार की राय प्रकट की जाती है और उसमें अखबार उस विषय के ऊपर क्या सोचता है वो बताया जाता है। तो संपादकीय एक तरह से किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपने विचार प्रकट करना होता है और ये आमतौर पे कोई ना कोई संपादक लिखता है, चाहे वो उप संपादक हो, चाहे मुख्य संपादक हो, चाहे सहायक संपादक हो, किसी न किसी संपादक को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। और ये संपादकीय में कभी भी कोई अपना नाम नहीं लिखता क्योंकि ये पूरे एक तरह से समाचार पत्र की राय होती है, वो व्यक्तिगत राय नहीं होती। वो अपनी व्यक्तिगत राय को स्थान दे भी नहीं सकता, उसमें अपने व्यक्तिगत विचारों को वो स्थान नहीं देता, बल्कि जो समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब समाचार कैसे लिखा जाता है? तो समाचार लिखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल किया जाता है और समाचार संवाददाता या रिपोर्टर जो होता है वो रिपोर्टिंग करके आता है, उसके उपरांत उन तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है और उसमें उल्टा पिरामिड शैली के अनुसार वो उस समाचार पत्र को लिखता है। उसमें उसको 6 ककारों को भी स्थान देना पड़ता है। अब उल्टा पिरामिड शैली में जैसे सबसे पहले इंट्रो हो गया, फिर उसके बाद बॉडी हो गया, फिर समापन हो गया। तो इंट्रो में उसके 4 ककार आ जाते हैं, प्रारंभिक 4 ककार, क्या हुआ, कब हुआ,
कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ या कौन उस घटना में शामिल था। और उसके उपरांत फिर बॉडी में बताया जाता है मुख्य बातें, कारण क्या था कि क्यों हुआ और फिर कैसे हुआ। इन दोनों ककारों का बॉडी के अंदर वर्णन किया जाता है और समापन में एक तरह से एक आदर्श समापन प्रस्तुत कर दिया जाता है उस घटना का। तो इस प्रकार उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल करते हुए समाचार लेखन किया जाता है। उसके उपरांत अगला जो भाग है हमारा इस प्रश्न पत्र में वो है पाठ्य पुस्तक से लिया गया है प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए और इसके लिए अंक आपके होंगे 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रश्न हैं तो 3-3 अंक के दोनों प्रश्न होंगे। ये नीचे इसका विभाजन दे भी रखा है। तो इनमें से सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कवितावली के कवितों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी। तुलसीदास जी ने इस कवितावली के पहले ही छंद में बताया था कि संसार के अच्छे और बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग या पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ ही है। पेट की आग के कारण ही सभी लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, कोई बुरे काम करते हैं। और साथ में उसने बताया कि किस प्रकार गरीबी जो है वो चारों ओर फैली हुई है और गरीबी और भूखमरी के कारण लोग धर्म अधर्म करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं और गरीबी रूपी रावण ने सभी को प्रताड़ित कर रखा है, सभी को दुखी कर रखा है। तो इस तरह समाज के विभिन्न वर्गों में छाई हुई भूखमरी और बेरोजगारी का उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। तो इस तरह वो एक तरह से विषमताओं, आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ रखते थे, क्योंकि जो राजा और जो अन्य जो अमीर वर्ग था उनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो सामान्य वर्ग और जो निम्न वर्ग था, जो गरीब लोग थे, उनको बड़ी समस्याएं थी। और उनका सभी का उसने वर्णन किया है अपने उसमें। उसने कहा कि बनिक भिखारी भाट, तो इन सभी के बारे में, चप्पल चोर चार चेटकी, ये सभी के बारे में उन्होंने बताया है और बताया है कि वो सभी भूखे मर रहे हैं और उनको किसी प्रकार का कोई भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई व्यवसाय उनका नहीं चल रहा है, कोई काम धंधा उनका नहीं चल रहा है, जिसके कारण से वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और उनको भूखमरी जो है वो सता रही है। अगला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में प्रकट करें। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता एक तरह से एक व्यंग्यात्मक कविता है और इसमें व्यंग्य किया गया है दूरदर्शन चैनल के या दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें दिखाया तो जाता है कि वो मानवीय संवेदना से युक्त हैं और वो सामाजिक कल्याण की भावना को लेकर के जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु वो सारे के सारे कार्यक्रम ऐसे नहीं होते। अधिकतर कार्यक्रमों में स्वार्थ छिपा रहता है और वो ऐसे लोगों को बुला करके, जो विवश हैं, जो लाचार हैं, उन लोगों को बुला करके अपने कार्यक्रम को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनको वहाँ पर प्रताड़ित करते हैं, एक तरह से रुलाते हैं, उनकी भावनाओं को कुरेदते हैं और उनके प्रति जो कार्यक्रम संचालक होता है उसके मन में कोई किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं होती, लेकिन वो दिखावा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं उनके प्रति। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही होता है कि वो बार बार उनसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो दुखी हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, और एक तरह से उनकी भावनाओं का सौदा कर रहे हैं वो, और उनकी भावनाओं को बेच करके पैसे कमाने का प्रयास रहता है। तो ये एक तरह से एक अमानवीय कृत्य है और ऐसे कृत्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर व्यंग्य उसमें कविता में किया गया है। उसके उपरांत अगला प्रश्न है हमारा, कविता के बहाने कविता के प्रतिपाद्य के बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। तो कविता के बहाने में कवि ने बताया है कि कविता जो है वो एक तरह से एक ऐसी रचना होती है कवि की कल्पना की, जिसके अंदर कवि उसमें चिड़िया से भी ज़्यादा उड़ान भरने की क्षमता होती है। उसके लिए कोई समय बंधन कुछ नहीं होता, समय काल देश वातावरण कोई बंधन उसका नहीं होता। वो जिस भी समय में उसको पढ़ा जाए वो उतना ही रस प्रदान करती है, उतना ही आनंद प्रदान करती है, कभी मुरझाती नहीं है, अर्थात उसका रस हमेशा बना रहता है।
और सभी को आनंद प्रदान करती हैं। तो कवित्व शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। और कविता चिड़िया की उड़ान की तरह है, कल्पना की उड़ान है। लेकिन चिड़िया के उड़ने की अपनी सीमा होती है, परंतु कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो फूल कविता के खिलने की प्रेरणा तो बनता है, लेकिन जो कविता का रस है वो कभी समाप्त नहीं होता। वो कविता का फूल जो है वो कभी मुरझाता नहीं है, परंतु फूल क्षणिक होता है और वास्तविक फूल थोड़े समय में मुरझा जाता है। पर कविता जो है वो युगों युगों तक अपने आनंद की खुशबू बिखेरती रहती है। और कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार समय और काल की सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख पसार करके उड़ने की कला बच्चे भी जानते हैं और कवि भी जानता है, और वो अपनी कविता के माध्यम से उसको प्रकट भी करता है। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण कैसे है। तो उषा कविता वास्तव में ही गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है, क्योंकि उसमें जो भी उपमान प्रयोग किए गए हैं वो सभी ग्रामीण उपमान हैं, सभी गाँव में ही उपलब्ध होते हैं। जैसे गीला चौका हो गया, राख से लीपा हुआ गीला चौका शहरों में कहाँ प्राप्त होता है, गांव में ही प्राप्त होता है। और दूसरे बिंब में आप देखें तो तुलना की गई है काली सिल से, और काली सिल जो है वो भी गांव में ही उपलब्ध होती है। तीसरे उसमें स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, तो ऐसा बताया गया, ये भी उपमान जो है ग्रामीण है। तो इस तरह ग्रामीण उपमानों का ही प्रयोग किया गया। आंगन, काली सिल और स्लेट ये गांव के परिवेश में ही लिए गए हैं। और प्रातःकालीन सौंदर्य जो है वो क्रमशः विकसित होता जाता है। लगातार जो है वो सूर्य जैसे जैसे अपनी लालिमा बिखेरता है और धीरे धीरे अपनी प्रचंड किरणें बिखेरने लगता है, तो उस सभी चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इसलिए इन सभी उपमानों के कारण, इन सभी ग्रामीण उपमानों के कारण हम कह सकते हैं कि एक ग्रामीण सुबह का वर्णन किया गया है, गतिशील चित्रण किया गया है। उसके उपरांत है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव सौंदर्य में इसमें बताना है कि जो मुझको बदनाम करें हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो इसमें भाव में सबसे पहले बताना है कि कवि जो है, शायर जो है वो एक व्यंग्य करता है अपने ऐसे दोस्तों के ऊपर जो उसके सामने तो उसकी बड़ाई करते हैं लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करने से नहीं चूकते। तो उन लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए ये कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करें हैं काश वो इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अर्थात जो मुझको पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, काश वो इतनी समझ रख सकते कि वो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मेरे दोषों का उद्घाटन कर रहे हैं या स्वयं के दोष का उद्घाटन कर रहे हैं। अब स्वयं का दोष क्या उद्घाटित करते हैं वो, कि ईर्ष्या, जलन जो उनके मन में छिपी हुई है उसको वो उद्घाटित करते हैं। तो इसका अभिप्राय यही है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जलते हैं और इसी कारण से वो बुराई करते हैं। तो जब वो बुराई करते हैं तो उनकी खुद की निंदक प्रवृत्ति जो है वो भी सामने उभर करके आती है। अब अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, एक गीत कविता के आधार पर लिखिए। तो उसमें बताया गया बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो प्रत्याशा मतलब मिलने की आशा, अपनी माँ से मिलने की आस है उनको, अपनी माँ का स्नेह प्राप्त करने की आस है उनको और इंतजार में है पल पल कि कब उनकी माँ उनके पास आएगी, उनको दाना खिलाएगी और उनको प्यार देगी। तो उस प्यार और दाने के इंतजार में वो बार बार झांकते रहते हैं बाहर, और यही उनके बाहर झांकने का एक कारण है कि वो अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसका इंतजार करते रहते हैं। और इंतजार की जो घड़ियां होती हैं, एक एक पल भी असहनीय होता है, इसलिए वो बार बार झांक रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। 50 से 60 शब्द मतलब 7-8 लाइनें मैक्सिमम। तो अब देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं ये, और 3 में से हमें 2 करने होंगे और दोनों प्रश्नों के 3-3 अंक होंगे। तो इसमें पहला भाग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण के अंश, श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, आपने पढ़े हैं।
जाति प्रथा की समस्या के उन्मूलन का उपाय लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सिद्ध कीजिए। तो थोड़ा सा विचार मूलक प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप इसको सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदा से ही जाति प्रथा के विरोधी थे, क्योंकि जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो दोष था वो ये था कि व्यक्ति के साथ भेदभाव होता था जाति के आधार पर, और उसका उसमें कोई कसूर नहीं होता था, लेकिन उसके उपरांत भी उसको एक तरह से एक अप्रत्यक्ष दंड हर पल मिलता रहता था। उसको प्रताड़ित किया जाता था उच्च जाति के लोगों के द्वारा। और जब जब तक ये स्थिति जो है वो तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि लोगों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य विकसित ना हो जाएं। और ये तभी संभव है जब लोग सभी शिक्षित हों, और सभी शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के उपरांत वो लोकतांत्रिक मूल्यों को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब प्रत्येक व्यक्ति के हित का सम्मान करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा, किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, तो जो जातिगत भावनाएं हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, जो जातिगत भेदभाव हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, और फिर कभी किसी की जाति के बारे में कोई नहीं पूछेगा। आज भी देखिए, जो सभ्य समाज है वहाँ पर कोई किसी की जाति के विषय में नहीं पूछता, अपितु उसके ज्ञान और उसके जो कार्य हैं उन्हीं के बल पर उसकी पहचान बनती है। तो यही जो बात है वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों से विकसित समाज में सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो कभी भी छोटी छोटी इन भेदभावों को स्थान नहीं देते, अपितु वो सभी का सम्मान करते हैं और सभी के कार्यों को एक पहचान देते हैं। अब उसके उपरांत अगला प्रश्न है हमारा, पाठ काले मेघा पानी दे तथा कहानी पहलवान की ढोलक ग्रामीण जीवन को उकेरती हैं, दोनों पाठों की आंचलिक जीवन शैली पर विचार प्रस्तुत कीजिए। आंचलिक जीवन शैली का मतलब होता है जो ग्रामीण जीवन शैली है, ग्रामीण समाज का कैसे उन्होंने वर्णन किया है इसमें। तो ग्रामीण परिवेश का, इसमें दोनों पाठों में ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया। काले मेघा पानी दे में लेखक ने बताया कि किस प्रकार वो गाँव में रहते थे और गाँव में उनके सामने पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, और उसके उपरांत वहाँ पर किस प्रकार अंधविश्वासों का एक तरह से खेल खेला जा रहा था, और सभी लोग किसी न किसी तरह से अंधविश्वासों के जाल में फंसे हुए थे और बिल्कुल एक तरह से उनमें अंधे हो गए थे। इसी कारण से वो वहाँ पर जो उसके बच्चों की एक मंडली होती थी जिसका नाम इंद्रसेना या मेंढक मंडली भी जिसको बोला जाता था, उसके ऊपर अच्छे से सहेजे हुए पानी को भी कैसे वो बर्बाद कर देते थे। और साथ ही दिखाया गया है कि ग्रामीण लोग कितने भोले होते हैं, और वो किसी चीज़ के ऊपर जब विश्वास कर लेते हैं तो उसको आसानी से छोड़ नहीं सकते। उसके ऊपर जब विश्वास किसी के ऊपर उसका टिक जाता है तो वो व्यक्ति उसको बिल्कुल छोड़ नहीं पाता उस मान्यता को, और यही बात इसमें दिखाई गई है। दूसरी ओर पहलवान की ढोलक में भी ग्रामीण समाज का वर्णन किया गया। ग्रामीण समाज में किस प्रकार लोग जो हैं उनके आर्थिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। जैसे गांव में जब पहलवान जो है लुट्टन सिंह जब वापस अपने गांव में जाता है, जब उसको राज दरबार से निकाल दिया जाता है, तो गांव के भोले भाले लोग उसको बड़ा सम्मान देते हैं, उसके लिए कुटिया बनाते हैं और उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बच्चे उसके पास पहलवानी सीखने के लिए आते हैं, परंतु धीरे धीरे जो अकाल और अन्य गरीबी तथा अन्य समस्याओं के कारण से जो पहलवान है उसका जो अखाड़ा है वो धीरे धीरे खाली पड़ने लगा, और जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास खाने के भी लाले पड़े हुए थे। तो इस कारण से वो अपने बच्चों को पहलवानी से हटा करके उन्होंने उनके रोज़गार वगैरह की व्यवस्था की, और किसी तरह से वो दो पैसे कमा करके लेके आए, इसलिए उन्होंने उनको गांव में भेज दिया, वो शहर में भेज दिया। तो इस तरह वहाँ की एक तरह से दुर्भिक्ष और वहाँ की गरीबी का बड़ा ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है, और किस प्रकार हैजा और जो अन्य बीमारियों के कारण से वहाँ पर जो क्रंदन हुआ, वहाँ पर जो एक तरह से पीड़ा लोगों ने सहन की, जो प्रताड़ना लोगों ने सहन की उन बीमारियों की, उसका भी बड़ा ही मार्मिक उसमें चित्रण किया गया है। तो इस तरह इसमें दोनों में ही एक तरह से आंचलिक जीवन शैली का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, निबंध बाजार दर्शन के मुख्य पात्र भगत जी और कहानी नमक की नायिका सफ़िया बेगम के चरित्र के मानवीय गुणों में समानताएं बताइए। तो ये भी बड़ा ही एक वैचारिक प्रश्न है। आप लोगों को सीधे सीधे प्रश्न बड़े कम मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का जितना जो पोर्शन है वो
उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ गया है, उसके कारण से काफ़ी कुछ आपको लोगों के लिए थोड़ी सी सरलता भी हुई है। लेकिन ऐसे प्रश्न जब आपके पास आएंगे, वैचारिक प्रश्न, तो उनको आप गहनता से अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो भगत जी और सफिया दोनों की चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले तो भगत जी के बारे में बात कर लेते हैं। भगत जी जो हैं वो बड़े ही संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पंसारी की दुकान से केवल अपनी ज़रूरत का ही सामान लेते थे, जीरा और नमक खरीदने जाते थे और निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलना, और साथ में जैसे ही चूरन उनका अच्छे आने की कमाई हो जाती थी तो चूरन को फ्री में बांट देना और सभी को जय जय राम कहकर स्वागत करना। और बाजार की चमक दमक से कोई आकर्षण उनके अंदर पैदा नहीं होता था। तो समाज को एक तरह से संतोषी जीवन जीने की ये सीख देते हैं, मानवता को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसके उपरांत फिर दूसरी ओर जो सफ़िया है वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ महिला है। जो सफ़िया को यह पता चला कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना है और गैर कानूनी है ये, तो उसने तय किया कि प्रेम की इस भेंट को वह चोरी से नहीं लेके जाएगी। उसके अंदर भी जो मानव मूल्य थे वो जागृत हो गए और वो तुरंत ईमानदारी की राह पर चल पड़ी और उसने सोचा कि मैं इसको चोरी छिपे नहीं लेके जाऊंगी। दूसरा, वो दृढ़ निश्चयी थी। सफ़िया का स्वभाव बिल्कुल ही कोमल और दृढ़ निश्चयी था। वह किसी भी कीमत पर लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती थी, संवेदनशील थी, नीडर थी और साथ में जो जब वो जाती है कस्टम अधिकारियों के पास और उनसे बातचीत करती है नमक की पुड़िया के बारे में, तो एक तरह से उनकी संवेदनाओं को भी वो महसूस करती है। तो संवेदनाओं को महसूस करना जो है वो उसकी एक बहुत ही बड़ी चारित्रिक विशेषता थी, क्योंकि उसने जो सिख बीबी थी उसके मन की भावनाओं को समझा और उसके लिए वो नमक ले जाने के लिए तैयार हुई। और उसके लिए उसने कितना रिस्क उठाया, कितना खतरा उठाया, वो सभी कुछ उसकी सिर्फ संवेदनशीलता के कारण ही हो पाया। तो मुख्य रूप से समानता क्या है इन दोनों के गुणों में कि दोनों ही स्वयं के लिए कुछ नहीं सोचते, संतोषी प्रवृत्ति के हैं दोनों ही, और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार सफ़िया भी निस्वार्थ भाव से सिख बीबी के लिए नमक ले जाना चाहती है, संवेदनशील हैं। तो ये इनके मुख्य गुण थे। उसके उपरांत फिर आगे हैं कि लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता था। तो 2 नंबर का प्रश्न है ये। 14वें प्रश्न में 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से 2 आपको करने होंगे और 30 से 40 शब्दों में लिखना है इसका उत्तर। तो 30 से 40 शब्द अर्थात 4 या 5 लाइनें। तो लुट्टन सिंह ढोल क्यों बजाता था। लुट्टन सिंह जो ढोल बजाता था वो उसका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य था कि वो गांव के लोगों में एक तरह से जोश और हिम्मत पैदा कर दे, क्योंकि गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। वहाँ पर हैजा जैसी बीमारियाँ फैली हुई थी और प्रत्येक हर रोज़ कुछ ना कुछ लाशें वहाँ से उठती थी और इस कारण से सभी लोग इसी इंतज़ार में थे। एक तरह से वो निराश हो चुके थे जीवन से और सभी लोग इसी इंतज़ार में थे कि कब उनकी बारी आ जाएगी। उनको पता भी नहीं था, वो हर पल डर में जी रहे थे। तो डर डर के वो अधमरे वैसे ही हो गए थे। उनको फिर से जीवंत करने के लिए और उनको फिर से जीने की हिम्मत देने के लिए और मृत्यु से लड़ने की हिम्मत देने के लिए उन्होंने निरंतर ढोल बजाया। ढोल के माध्यम से उनको उत्साह और प्रेरणा देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बाजार के जादू के चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। ये तो सीधा सीधा प्रश्न आपके पास आ गया है बिल्कुल। बाजार के जादू चढ़ने पर मनुष्य जो है अपना विवेक खो बैठता है और वो उसके आकर्षण में फंस जाता है, बाजार के आकर्षण में फंस जाता है और चीज़ों के प्रति उसके मन में लालच सा पैदा हो जाता है और वो अधिक से अधिक सामग्री खरीदना चाहता है, अधिक से अधिक सामान खरीदना चाहता है। उसको लगता है कि मेरे पास बहुत कम है और यहाँ पर कितना अतुलित है, तो वो अधिक से अधिक सामान खरीद लेता है। और उसके उपरांत जब बाजार का जादू
उतर जाता है तब उसको पता लगता है कि उसने कितनी अनावश्यक चीज़ें खरीद ली हैं, जिनकी उनको अभी अभी आवश्यकता नहीं थी, उनको भी उसने खरीद लिया है, और उसके उपरांत फिर वो पछताता है। और अगला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, और भक्तिन को लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी पुत्री जो है वो जहाँ पर भी जाए, जिस भी घर में जाए, वहाँ धन धान्य की कोई कमी न रहे, धन धान्य की समृद्धि रहे। और साथ में भारतीय समाज में कन्याओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस कारण से भी उसके माता पिता ने उसके जीवन की मंगल कामना करते हुए उसका नाम लक्ष्मी रखा था। परंतु वह अपना नाम सभी से छिपाती थी, क्योंकि उसका नाम उसके स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, परंतु वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, और उसको अपने घर चलाने के लिए से शहर में आकर के किसी एक घर में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ रहा था। तो अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण से अपने जीवन के विरोधाभास को छिपाने के लिए, और वो अपना नाम छिपाती थी। साथ ही उसको इस बात का एहसास था कि यदि किसी को पता लगे कि इतनी गरीब दशा में रहने वाली जो ये स्त्री है, इसका नाम लक्ष्मी है, तो वो उपहास का पात्र बन जाएगी, इसलिए अपने आप को उपहास से बचाने के लिए भी वो अपना नाम छिपाती थी। तो बच्चों, ये आपका प्रश्न पत्र जो है वो संपन्न हो गया है, पूर्ण हो गया है, और आप इसको अच्छे से एक बार दोहरा लीजिएगा। साथ ही आप अन्य प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास करें, कम से कम 8-10 प्रश्न पत्रों का आप अभ्यास कर लें, तो आपके अंक जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। साथ साथ जब भी आप किसी भी प्रश्न पत्र का अभ्यास करें, तो उससे पहले एक बार अपने पूरे पाठ्यक्रम को दोहरा अवश्य लें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम सारे पाठों का सार अवश्य पढ़ लें, और कविताओं के काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य अवश्य पढ़ लें। तो उसके उपरांत एक नई ऊर्जा और नई ताजगी आती है। और बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो आमतौर पे हम सिर्फ 25% ही अधिगम प्राप्त कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है। लेकिन जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो 50% हो जाता है। जब हम उसको चर्चा करते हैं उसकी, तो तब हम लगभग 100% ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो आप उसमें चर्चा ज़रूर करिए, और एक दूसरे से जैसे बातचीत करिए, क्वेश्चन पूछिए एक दूसरे से। आप लोग ऐसे अपनी शंकाओं का समाधान भी एक दूसरे से कर सकते हैं। आप टीचर से तो समाधान करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे से जब समाधान करेंगे तो एक दूसरे का पाठ पक्का हो जाएगा। तो आप सभी को अच्छे अंक प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।